8। ओमकार और फ्रांसिस रूट का दिया काम करके कैंप पर लौट आए थे। फ्रांसिस रूट के टेंट से थोड़ा पहले ही रुक गया था और ओमकार रूट को जानकारी देने के लिए उसके टेंट तक पहुंच चुका था। रूट के टेंट के पास पहुंचकर ओमकार ने उसके टेंट के अंदर एक कदम रखा ही था कि अचानक अंदर का नजारा देखकर वो रुक गया। जैसे ही ओमकार ने देखा कि अंदर जनरल रूट अपने कॉर्पोरल्स के साथ कुछ बात कर रहा है तो वो पीछे हट गया और टेंट के बाहर खड़ा होकर कान लगा के टेंट के अंदर से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। रूट और उसके कॉर्पोरल्स किसी सीरियस डिस्कशन में व्यस्त थे। याद रखो, अगर कोई भी 7 फुट या लंबा आदमी दिखे जो काली हैट लगाए हो तो डायरेक्टली एंगेज नहीं करना है। सिग्नल भेजना होगा ताकि पूरी फोर्स वहां कन्वर्ज हो सके। और दूसरा बात, टारगेट को ढूंढते ढूंढते इस सिटी को भी ऐसा टॉर्चर करना है कि हमारा जाने के बाद इसको सिटी ऑफ लाइट्स नहीं बट सिटी ऑफ डेथ बोला जाए। बट सर, काशी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाय है ना? उस कॉर्पोरल की वो बात सुनकर रूट भड़क उठा। What do you think? मुझे ये सब पता नहीं है? Remember, इस यूनिट को फुल ऑटोनॉमी दी है ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी ने, तो हम हर वो एक्शन लेंगे जो हमारे बेनिफिट का होगा। Is that clear? सर, यस सर। Then go and get ready. आज इनकी होली रिवर गंगा का पानी रेड होना बनता। ओमकार ने सारी बातें सुन ली थी। वो बदहवास सा तेज कदमों से चलता हुआ वहां से निकल गया, फ्रांसिस के पास जा पहुंचा। पादरी, पादरी, अरे ओमकार, क्या हुआ तुमको? तुम इतना पैनिक में क्यों है? वो रूट, वो जल्लाद, वो तो काशी पर हमला करने की बात कर रहा है। ड्रैकुला को ढूंढने के साथ साथ वो काशी को जलाने की बात कर रहा है। What? Has he gone mad? इसको रोकना होगा। This will be manslaughter. हमें इसको रोकना होगा। पर कैसे? कैसे रोकेंगे उसको? हमें महाराजा ईश्वरी प्रसाद को इमीडिएटली वार्न करना होगा। सही बोलते हो, हमें चलना चाहिए। दोनों तुरंत कैंप से बाहर जाने के लिए चल दिए, लेकिन अभी वो दोनों कुछ ही दूर गए थे कि एक सोल्जर ने उनका रास्ता रोक दिया। Stop right there. इसको मैं देखता हूँ, तुम चुप रहना। What happened, soldier? तुम हमको क्यों स्टॉप कर रहा? तुम दोनों किधर जा रहे हो? कहीं नहीं, just outside towards the city. काशी को थोड़ा एक्सप्लोर करने। But why? तुम क्यों पूछ रहे हो? Because General Root सर के ऑर्डर है कि कोई भी आदमी रात होने से पहले कैंप नहीं छोड़ सकता। Why so? I don't know, but an order is an order. तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते हो। Go back to your tent. ओमकार और फ्रांसिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों ही समझ गए कि उस सोल्जर से बहस करना बेकार था। Okay, soldier, we will go back. ओमकार और फ्रांसिस वापस अपने टेंट की ओर चल पड़े। ओमकार बीच बीच में पलटकर पीछे देख रहा था। कोई यूज नहीं है, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। तुम कुछ सोचो ओमकार, तुम तो स्ट्रीट स्मार्ट हो, प्लस यू आर अ थीफ, तो तुमको तो आइडिया होगा ही कैसे बाहर निकला जा सकता है इस कैंप से। चिंता मत करो पादरी, करते हैं कुछ प्रबंध। सूरज डूब रहा था। काशी के लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे और वहीं काशी के एक कोने में अनीता को एक बड़े से आंगन में ले जाया जा रहा था, जहां 5 हवन कुंड सजाए गए थे। इस आंगन में एक अजीब सा भय का माहौल था। रात की खामोशी में सिर्फ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। सेनापति पदम सिंह बेचैन होकर आसपास घूम रहा था और तैयारियों का जायजा ले रहा था। ये सब हो क्या रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये लोग कौन हैं? तभी 5 साधु वहां आ पहुंचे। उनके जिस्म पर ऊपर से नीचे तक राख मली हुई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी प्रतिबंधित विधि के लिए तैयार हो रहे हों। एक साधु ने आगे बढ़कर अनीता के माथे पर भस्म का टीका लगा दिया। ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेकर आज हम मृत्यु उपासना के इस हवन का आरंभ करेंगे। जय शिव शंभो। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको एक खंबे से बांध कर रखा हुआ था। वो लाख चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उधर 4 साधु हवन कुंड के चारों तरफ बैठ गए और 5वां अनीता के पास आकर खड़ा हो गया। ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं?
मैं यहाँ कैसे फंस गई? अनीता ध्यान से ये सब देख रही थी। वो इस सब का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पदम सिंह अनीता के पास खड़े उस साधु के पास आ गया। बाबा, मेरे नागों ने खबर भेजी है, वो काशी पहुंचने वाला है। तो फिर तुम तैयार रहो। अनुष्ठान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। उसे रोकना होगा, हवन के अंत होने तक रोकना होगा। उन दोनों की बातें सुनते ही अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और पदम सिंह उसे देखकर भड़क उठा। ज्यादा खुश ना हो देवी, काशी की धरती पर आकर उसे भी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। तुम इस पर ध्यान मत दो पदम सिंह, जो करना है वो करो। जो आज्ञा बाबा। पदम सिंह ने एक नजर अनीता की ओर देखा और फिर वहां से निकल गया। ओम नमः शिवाय। हवन कुंड की इस अग्नि के प्राण हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करे। इस कुंड में हम इस भस्म का बलिदान देते हैं। सूरज अब लगभग पूरी तरह से डूब चुका था। कैंप में मौजूद फ्रांसिस और ओमकार को इसी पल का इंतजार था। चलो पादरी, निकलने का टाइम हो गया है। हमें बहुत केयरफुली चलना होगा ओमकार। रूट कोई बच्चा नहीं है, उसने हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सोल्जर्स बिठा रखे होंगे। चिंता मत करो पादरी, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा बोले तो हाँ, ट्रस्ट रखो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। आई ट्रस्ट यू ओमकार। मेरा मतलब मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। दोनों चुपके से अपने टेंट से निकल गए। ओमकार आगे आगे चल रहा था और फ्रांसिस पीछे पीछे। तभी ओमकार चौंक पड़ा। जल्दी से इधर आओ, कोई इसी तरफ आ रहा है। ओमकार और फ्रांसिस दो टेंट के बीच की जगह में घुस गए और ओमकार के इशारा करते ही दोनों जमीन पर लेट गए। तभी वहां से एक कॉर्पोरल अपने घोड़े पर निकला। के सैनिक तैयार हो रहे हैं, हमारे पास समय कम है पादरी, जल्दी जल्दी चलना होगा। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ चले। कैंप में अचानक आवाजें तेज हो रही थी क्योंकि रूट के सैनिक काशी में घुसने की तैयारियां कर रहे थे। ओमकार और फ्रांसिस जल्दी में थे, लेकिन हर थोड़ी देर में उनको छुपना पड़ता था क्योंकि कोई न कोई सैनिक या सैनिकों की टुकड़ी उनके पास से निकलती थी। इस स्पीड से तो हम कभी टाइम रहते बाहर नहीं निकल पाएंगे ओमकार। कोई और रास्ता देखना होगा। वैसे भी अभी तो हमें यह भी आइडिया नहीं है कि किस साइड से एग्जिट करना पॉसिबल होगा। चिंता मत करो पादरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे पीछे चलते रहो। फ्रांसिस का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, लेकिन ओमकार बहुत कॉन्फिडेंट था। दोनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी। Pastor Francis, what are you doing? इस समय ओमकार एक टेंट के पीछे था, इसलिए उस सैनिकों को वो दिखाई नहीं दिया। फ्रांसिस वहीं रुक गया और तुरंत खुद को संभालते हुए उस सैनिक की ओर पलटा। Oh, well, nothing much, soldier. Just out for an evening stroll. Pastor, आपको पता है कि जनरल रूट has given strict orders. कोई भी बाहर नहीं जाएगा। But मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, soldier. I just needed some fresh air. कैंप के अंदर वॉक करना तो अलाउड है ना? ओमकार टेंट के पीछे छुपा हुआ ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। वो ऐसी जगह फंसा था कि कुछ कर भी नहीं सकता था। I'm sorry, Pastor, but orders are orders. सिर्फ मिलिट्री पर्सनल का मूवमेंट अलाउड है। मुझे जनरल रूट को आपके बारे में रिपोर्ट करना होगा। I have to. बोलते बोलते वो सैनिक रुक गया क्योंकि उसकी नजर फ्रांसिस के पीछे दिख रही परछाई पर पड़ गई। चांद की रोशनी में ओमकार की परछाई टेंट के पीछे से बाहर झांक रही थी। क्या आपके साथ कोई और है, Pastor? No, 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 not at all. I'm sorry, Pastor, but move aside. जो कोई भी टेंट के पीछे है, come out, or I will shoot. जैसे ही ओमकार टेंट के पीछे से बाहर आ गया, फ्रांसिस ने बिजली की स्पीड से अपना पॉकेट नाइफ निकाला और उस सोल्जर की गर्दन पर चला दिया। लेकिन इस सब में एक गलती हो चुकी थी। No, 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 not at all. वो सिपाही उस तरफ बढ़ा जिधर ओमकार छुपा हुआ था। फ्रांसिस के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही पल उसके हाथ में एक चाकू नजर आ रहा था और बिना समय गवाए फ्रांसिस का हाथ तेजी से घूमा। फ्रांसिस ने चाकू उस सैनिक की गर्दन में घुसा दिया था, लेकिन रिफ्लेक्स में सैनिक के हाथों से ट्रिगर दब गया और एक गोली ओमकार से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी से निकल गई। वो आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी।
और एक पल के लिए ओमकार और फ्रांसिस दोनों को ही समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। गॉड, ये तो ब्लंडर हो गया। अब रूट अलर्ट हो जाएगा। वी हैव नोवेयर टू हाइड, नोवेयर टू रन। डू समथिंग ओमकार, वरना रूट हम दोनों को। फ्रांसिस पैनिक कर रहा था, लेकिन ओमकार अब संभल चुका था और उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। टेंशन मत लो पादरी, हमें कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ। बट किधर ओमकार? अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है पादरी, बस टाइम नहीं है। हमें तुरंत चलना होगा। आओ मेरे साथ आओ। फ्रांसिस ने ओमकार की बात मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। गन फायर के साउंड से पूरा कैंप हरकत में आ चुका था और बहुत से कदम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे जिधर फ्रांसिस ने उस सैनिक की हत्या की थी। फ्रांसिस ओमकार के पीछे पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में दोनों पूरी स्पीड से भाग रहे थे। ओमकार, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बस मेरे साथ भागते रहो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अचानक दौड़ते दौड़ते ओमकार रुक गया। फ्रांसिस ने भी तुरंत अपने कदम रोक लिए और उसके चेहरे पर भारी कंफ्यूजन नजर आने लगी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। वो दोनों एक टीले के ऊपर खड़े थे और नीचे गंगा के पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। What is this? ओमकार, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? ये तो एक क्लिफ है, नीचे रिवर का साउंड आ रहा है। दिस इज अ डेड एंड ओमकार, आगे कोई रास्ता नहीं है। क्या यही है तुम्हारा एस्केप रूट? इससे पहले कि ओमकार कोई जवाब देता, फ्रांसिस का ध्यान पास आती उन आवाजों की तरफ चला गया। कदमों का शोर और करीब आता जा रहा था। फ्रांसिस और ओमकार अब घिर चुके थे, क्योंकि आगे गंगा थी और पीछे रूट के सैनिक। अब क्या करना है ओमकार? वी आर ट्रैप्ड। इधर से कोई रास्ता? रास्ता है पादरी, रास्ता है। चलो मेरे साथ। किधर है रास्ता? आई होप तुम मुझे क्लिफ से जंप करने के लिए नहीं बोल रहे हो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। यही है हमारा रास्ता पादरी। दो रास्ते हैं हमारे सामने, या तो यहाँ से कूद कर अपनी जान बचाएं, या फिर जनरल रूट के हाथ में अपनी मौत लिखवाएं। तुम्हें तो पता है, जो हुआ है रूट उसके लिए माफ नहीं करेगा, इसलिए यही एक रास्ता है। पर ओमकार। देखो पादरी, अब सोचने का वक्त नहीं है। नीचे कूदना ही एक रास्ता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुमको तैरने से डर लगता है तो मैं संभाल लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, अब तो जो होना होगा होगा। लेट्स गो। वैसे एक बात बता दूं, पानी ठंडा बहुत होगा। आई होप मेरे घर जैसा कोल्ड नहीं होगा। इधर ओमकार और फ्रांसिस ने गंगा में छलांग लगाई, उधर एक सैनिक टुकड़ी उस क्लिफ पर पहुंच गई। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं रिवर में तो जंप नहीं कर गए। ऐसा ही लग रहा है। चलो चलकर जनरल रूट को इन्फॉर्म करते हैं। ओमकार और फ्रांसिस गंगा की लहरों में खो चुके थे। उधर कैंप में जनरल रूट मौकाए वारदात पर पहुंच चुका था और उस डेड सोल्जर की बॉडी को एग्जामिन कर रहा था। किसने किया ये? किसका काम है? जनरल रूट अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसकी नाक के नीचे किसी ने उसके सैनिक को मार दिया था। ये उसके लिए उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के बराबर था। I am asking you all, किसने किया ये? वहां मौजूद सभी सैनिकों के मुंह पर ताले लगे हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि ये किसका काम है, और उनकी वो चुप्पी रूट के गुस्से की आग में घी का काम कर गई। Useless, बिल्कुल यूजलेस हो तुम सब। किसी ने मेरे कैंप में आकर मेरी सोल्जर को मार दिया and no one saw anything, nothing. Find them. जिसने भी ये किया है उसको मैं। बोलते बोलते जनरल रूट अचानक रुक गया, क्योंकि तभी कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। ये वही सैनिक थे जिन्होंने ओमकार और फ्रांसिस का पीछा किया था। जनरल सर। क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है? यस सर। तो बताओ मुझे, किसका काम है ये? पेस्टर फ्रांसिस और उनके इंडियन स्लेव का। What? Are you sure? यस सर, हमने खुद उन्हें इस तरह से भागते देखा था और हमने उनका पीछा भी किया। But what, soldier? वो दोनों एक क्लिफ से कहीं गायब हो गए।
आई थिंक दोनों रिवर में जंप कर गए सर। फ्रांसिस और वो फिल्थी इंडियन ओमकार, बट व्हाई? क्यों किया ऐसे उन दोनों ने? मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। This is an act of treason. मैं उन दोनों का ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा। बोलते बोलते रूट एक बार फिर रुक गया। अचानक उसे कुछ याद आ गया था। No. मैं फिर से वो मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ। I have to remember what Master told me. मेरा प्राइम टारगेट ड्रैकुला है और मैं फिर से उसको छोड़कर इन स्मॉल इश्यूज में फंस रहा हूँ। फ्रांसिस एंड ओमकार आर नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है सिर्फ ड्रैकुला। जनरल रूट कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खड़ा हो गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। 5 of you, जाओ और पास्टर फ्रांसिस और ओमकार को ढूंढ कर लाओ। Get me पास्टर फ्रांसिस alive. हाँ, उस ओमकार को देखते ही शूट कर देना। बाकी सब अपनी प्रिपरेशन करिए। Tonight we will raise Kashi into dust. Is that clear? रूट इस बार अपने मिशन से भटकने वाला नहीं था। वो काशी को बर्बाद करने के लिए तैयार था और उसे रोकने के लिए ओमकार और फ्रांसिस गंगा की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। नदी का बहाव अच्छा खासा तेज था और फ्रांसिस अब थक रहा था। ऊपर से अंधेरा होने के कारण उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ओमकार किधर है। ओमकार! 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 लहरों से लड़ते हुए फ्रांसिस ने ओमकार को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नदी के शोर में दब कर रह गई। अचानक थकान के कारण उसका जिस्म 2 पल के लिए नदी के अंदर चला गया और उसकी सांसें उखड़ गई। नदी का पानी फ्रांसिस को निगल लेने की कोशिश कर रहा था और फ्रांसिस की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। उसका जिस्म डूबने लगा। वो ये महसूस कर पा रहा था कि पानी उसके फेफड़ों में भर रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसका जिस्म नदी की गहराई में उतरता जा रहा था। लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर एक मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। बेहोश होता फ्रांसिस ये तो नहीं देख पाया कि वो कौन था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो किनारे पर था और ओमकार उसके फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। पादरी, पादरी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हे शिव शंभू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने बोला था तुमसे, अगर तैरना नहीं आता है तो मुझे पकड़ लेना। क्या हुआ था? तुम डूब रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे था, इसलिए मैंने देख लिया, वरना तुम माँ गंगा की गोद में सो जाते पादरी, हमेशा के लिए। What? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बात मैं समझा दूंगा। अभी चलो, इधर से महाराज ईश्वरी प्रसाद जी का किला अभी दूर है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। ओमकार ने खड़े होकर अपने हाथ जमीन पर बैठे फ्रांसिस की ओर बढ़ा दिया। फ्रांसिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और ओमकार का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। एक बात बताओ ओमकार, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कि किंग का पैलेस किधर है? तुम पहले भी काशी आए हो क्या? नहीं रे पादरी। एग्जैक्टली, रास्ते में भी तुम्हें यही बोला था कि ये तुम्हारा काशी का फर्स्ट विजिट है और तब से तुम मेरे ही साथ हो। फिर तुम्हें कैसे पता कि किंग का पैलेस किधर है? फ्रांसिस का सवाल सुनकर ओमकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और उससे फ्रांसिस का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। Tell me ओमकार, how do you know? तुम्हें कैसे पता है कि? फ्रांसिस को बोलते बोलते रुकना पड़ा क्योंकि तभी वहां एक भारी भरकम आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रांसिस और ओमकार बिल्कुल शांत खड़े थे। रात के अंधेरे में उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो आवाज किधर से आई थी। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें उस अजनबी आवाज के साथ साथ एक जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी, जो एक गन के बुलेट चैम्बर की लोड होने की आवाज थी। जवाब दो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रांसिस और ओमकार आपस में परेशानी भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। वहां उनके पास न बच निकलने का रास्ता था और ना ही हथियार था। एक गलत हरकत उनके लिए भारी पड़ सकती थी।
मुझे लगता है ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। ओमकार का शक सही था, क्योंकि अगले ही पल वो अजनबी पेड़ों के पीछे से सामने आ गया। चांद की हल्की सी रोशनी में उस अजनबी का हट्टा कट्टा जिस्म साफ नजर आ रहा था। उसके कंधे चौड़े थे और उसने अपने दाएं हाथ में एक चमचमाती कोल्ट ड्रैगन रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी और उस रिवॉल्वर का मुंह फ्रांसिस की तरफ था और उस रहस्यमयी व्यक्ति का मुंह एक नकाब से ढका हुआ था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन हो तुम दोनों और यहां क्या कर रहे हो? ओमकार और फ्रांसिस ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर फ्रांसिस ने जवाब देना शुरू किया। Don't shoot, don't shoot, don't shoot. मैं सब बताता हूँ। Actually, I'm just a tourist. और ये मेरा गाइड है। वो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा मन रात को गंगा रिवर के बैंक पर So we now. फ्रांसिस के बात करते ही उस नकाबपोश का ध्यान पूरी तरह फ्रांसिस की तरफ चला गया था और उसने ओमकार को देखा ही नहीं, जो जमीन पर झुककर अपनी मुट्ठी में नदी किनारे की रेत भर रहा था। और फिर जैसे ही फ्रांसिस ने जोर से आवाज दी, ओमकार ने तेजी से वो रेत उस नकाबपोश की तरफ उछाल दिया था। एक पल के लिए वो नकाबपोश कुछ समझ नहीं पाया और इतनी देर में फ्रांसिस ने उसकी ओर छलांग लगा दी। फ्रांसिस का जिस्म उस नकाबपोश के जिस्म को लेते हुए जमीन पर जा गिरा। फ्रांसिस की इस मूव से वो नकाबपोश संभल पाता तब तक ओमकार ने दौड़कर जोरदार किक उस नकाबपोश के हाथ पर दे मारी। उस नकाबपोश की रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर जा गिरी, लेकिन इसके कारण उस नकाबपोश का गुस्सा और बढ़ गया था। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओमकार ने एक बार फिर उस नकाबपोश को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने फुर्ती से अपने सर को ओमकार की लात के रास्ते से हटा लिया। साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से ओमकार की जांघ पर एक जोरदार मुक्का मारा और ओमकार दर्द से कराह उठा। फ्रांसिस ने अभी अभी उस नकाबपोश की कमर को जकड़ रखा था। वो उसको उठने नहीं दे रहा था। नकाबपोश ने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और एक तरफ रोल कर गया। अब फ्रांसिस का जिस्म उसके नीचे था। नकाबपोश ने अपने घुटने फ्रांसिस के सीने में जोर से दबा दिया। फ्रांसिस दर्द से बिलबिला उठा। फ्रांसिस की ग्रिप ढीली पड़ गई थी। उस नकाबपोश ने इस मौके का फायदा उठाया और आगे की तरफ रोल कर गया, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, ओमकार दोबारा उस पर टूट पड़ा। ओमकार की लात उसकी पीठ पर लगी और वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे चला गया। एक बार फिर ओमकार उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार नकाबपोश ने उसकी टांग को पकड़ लिया और उसको जमीन पर गिरा दिया। अब तक फ्रांसिस भी उठ चुका था और उसने भी उस नकाबपोश पर अटैक कर दिया। Take this, you bloody criminal! उस नकाबपोश ने फ्रांसिस के पंच को अपनी हथेली पर न सिर्फ रोका, बल्कि गजब की स्पीड से दूसरे हाथ से एक काउंटर पंच फ्रांसिस के मुंह पर दे मारा। फ्रांसिस थोड़ा सा रुक गया। उसने देखा कि ओमकार अभी तक उठकर खड़ा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को कोई इशारा किया और फिर दोनों एक साथ उस नकाबपोश पर टूट पड़े। तू आखिर है कौन? काशी का रक्षक। बड़ा आया रक्षक। अभी तो तू खुद की रक्षा कर ले। फ्रांसिस और ओमकार साथ मिलकर भी नकाबपोश को गिरा नहीं पा रहे थे। वो नकाबपोश ऐसे लड़ रहा था मानो उसने सालों तक लड़ने की प्रैक्टिस की हो। तभी अचानक ओमकार ने फ्रांसिस को एक इशारा किया और दोनों ने अपने अटैक्स की स्पीड बढ़ा दी। I will not leave you. नकाबपोश ने फ्रांसिस के पंच को अपने पास से गुजरने दिया और उसकी रिस्ट पकड़ ली। अगले ही पल उसने फ्रांसिस को उसकी रिस्ट से घुमाकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इस सब में उसका ध्यान एक बार फिर ओमकार से हट गया था और ओमकार को वो करने का मौका मिल गया था जो वो करना चाहता था। रुक जाओ, वरना भेजा उड़ा दूंगा। उस नकाबपोश की गन ओमकार के हाथों में आ चुकी थी। जैसे ही नकाबपोश ओमकार की तरफ मुड़ा, फ्रांसिस तुरंत उठा और दौड़कर ओमकार के पास जा पहुंचा। अब बाजी पलट चुकी थी। नकाबपोश के पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। Shut up! हमें अच्छे से पता है You are a thug जो हमें लूटने आया था। But now your game is over. ओमकार, shoot him. फ्रांसिस ने ओमकार को गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन ओमकार बहुत ध्यान से
अपने हाथ में पकड़ी उस रिवॉल्वर को देख रहा था। ओमकार, I said shoot him. गोली चलाओ, हमें काशी के किंग के पास भी जाना है, क्विक। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी फ्रांसिस ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार ने वो गन उस नकाबपोश की ओर उछाल दी। ओमकार का ये एक्ट देखकर फ्रांसिस बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उधर उस नकाबपोश ने उस गन को हवा में ही कैच कर लिया था। ओमकार, तुम पागल हो गया है क्या? ये तुमने क्या किया फ्रेंड? उसने जो किया सही किया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को समझ में आ गया है कि मैं कौन हूं। राइट ओमकार? फ्रांसिस हैरान था। ओमकार मुस्कुरा रहा था और वो नकाबपोश अपनी गन पर लगी रेत को साफ कर रहा था। तीनों इस बात से अनजान थे कि रूट ने तय समय से 1 घंटा पहले ही काशी की तरफ अपनी सेना को मूव करने का आदेश दे दिया था। आज रात काशी को सिर्फ एक मेमोरी बनाकर छोड़ना है। कोई भी हाउस, कोई भी टेंपल एंड कोई भी फिल्दी इंडियन कल सुबह का सनराइज ना देख पाए। इनके किसी भी टेंपल की कोई बेल कल सुबह सुनाई नहीं देगी। March, my men, march and show these brown skins who we are. याद रहे, हर ईंट को गिराना है, हर दीवार को तोड़ना है। ये रात आखिरी रात होगी काशी के लिए। When the sun will rise, it will be greeted by the looms of the city. एक विशाल सेना काशी की तरफ बढ़ रही थी। काशी के ज्यादातर नागरिक सोने जा चुके थे, लेकिन अघोरनाथ को इस बात की खबर मिल चुकी थी। आज की रात ये अनुष्ठान पूरा होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस यज्ञ की सफलता बहुत आवश्यक है। मुझे छोड़ दो। तुम एक साधु होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? और मुझ जैसी आम लड़की को ऐसे पकड़कर लाने का क्या मतलब है? अनीता के सवाल के जवाब में उस साधु ने कुछ ऐसा कहा कि अनीता के होश उड़ गए। यही तो तुम अब तक नहीं समझ पाई देवी। हम साधु हैं, इसीलिए ये अनुष्ठान करने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। और एक बार ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो तुमको भी पता चल जाएगा कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। मृत्यु तुम्हारे साथ चल रही है देवी, मृत्यु तुम्हारे साथ चल रही है। मंत्रोच्चार की गति बढ़ाओ। तभी एक युवा साधु दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गुरुजी, अनर्थ होने वाला है। एक बड़ी सेना काशी की तरफ बढ़ रही है। अंग्रेज सिपाही हैं और लगता है उनका इरादा बहुत खतरनाक है। हम रुक नहीं सकते। किसी भी हालत में ये क्रिया पूरी करनी होगी और सूर्योदय से पहले पूरी करनी होगी। ये यज्ञ बंद नहीं हो सकता। और तेजी से मंत्र पढ़ो। लेकिन गुरुदेव, अगर वो सैनिक यहाँ तक आ गए तो? चाहे कुछ भी हो जाए, ये विधि नहीं रुकेगी। तुम अपने कुछ साथियों के साथ चारों तरफ फैल जाओ और नजर रखो। और हाँ, सेनापति पदम सिंह को संदेश भिजवा दो कि ड्रैकुला के साथ साथ इन अंग्रेजों को रोकने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि ये अनुष्ठान रुकेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ओमकार, I said shoot him. गोली चलाओ, हमें काशी के किंग के पास भी जाना है, क्विक। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी फ्रांसिस ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार ने वो गन उस नकाबपोश की ओर उछाल दी। ओमकार का ये एक्ट देखकर फ्रांसिस बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उधर उस नकाबपोश ने उस गन को हवा में कैच कर लिया था। ओमकार, तुम पागल हो गया है क्या? ये तुमने क्या किया फ्रेंड? उसने जो किया सही किया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। राइट ओमकार? ओमकार, व्हाट इज ही सेइंग? क्या बोल रहा है ये? भरोसा रखो पादरी, मुझे पता है ये कौन है। और ये बोलते ही ओमकार एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सर उस नकाबपोश के सामने झुका दिया। फ्रांसिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम आखिर हो कौन? जवाब में उस नकाबपोश ने अपना नकाब हटा दिया। फ्रांसिस के सामने एक 30-35 साल का आदमी खड़ा था, जिसकी भरी घनी मूछें उसके रौबदार चेहरे को और भी रौबीला बना रही थी। फ्रांसिस उस चेहरे को देखते ही चौंक पड़ा। महाराज ईश्वरी प्रसाद? हाँ पादरी,
मेरे को समझ आ गया था जब मैंने इनकी बंदूक को ध्यान से देखा। उसके बैरल पे काशी के राजा का चिन्ह था। फ्रांसिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह हैरानी से कभी ओमकार को देखता था तो कभी सामने खड़े उस इंसान को जो काशी का राजा था। तुम्हारी आंखों की तेज नजर लाजवाब है। ओमकार, यही नाम है ना तुम्हारा? शुक्रिया महाराज, और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आप पर हमला किया। माफी की कोई बात नहीं है ओमकार। तुम्हें उस समय नहीं पता था कि हम कौन हैं, पर तुम दोनों ने अब तक नहीं बताया कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि ओमकार कुछ बताता, फ्रांसिस बोल पड़ा। 1 minute, योर मैजेस्टी। मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप एक किंग हो, बट आप इस टाइम इस तरह ड्रेस लाइक अ विजिलेंटे, कुछ समझ नहीं आया। फ्रांसिस की उलझन का जवाब महाराज ईश्वरी प्रसाद ने बहुत शांत आवाज में दिया। काशी का राजा होने के कारण अपने लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, माय ड्यूटी। रात का ये अंधेरा मुझे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हेल्प करता है। मैं मास्क पहनकर अपने लोगों की रक्षा करता हूं। कभी कभी कानून को हाथ में भी लेना पड़ता है ताकि उससे बनाए रखा जा सके, और ये काम मैं एक राजा के रूप में नहीं कर सकता हूं। इसलिए तुम मुझे इस रूप में देख रहे हो। आई होप कि तुम्हारी उलझन दूर हो गई होगी, राइट फ्रांसिस? लेकिन यू आर किंग। एक किंग के लिए किसी लॉ को तोड़ना या अपने हिसाब से चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? Then why this? अगर राजा स्वयं नियम कानून तोड़ेगा तो फिर वो अपनी प्रजा से ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि वो नियम कानून का पालन करे? और कई बार ये नियम कानून एक राजा को न्याय करने से रोकते हैं। इसलिए फ्रांसिस, when the night falls, I don a mask and impart justice outside the ambit of law. I hope अब तुम्हें कोई और सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि मुझे लगता है ओमकार कुछ कहना चाहता है। हाँ महाराज, ये समय बातें करने का नहीं है। आपके राज्य पर एक भारी खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा ओमकार? जनरल रूट महाराज, वो अपने 1000 सैनिकों के साथ काशी को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। हमें उसे रोकना होगा। काशी पर हमला? पर क्यों? हमने तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया, और जनरल रूट को तो हमने वो जमीन अलॉट की थी कैंप करने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझने का समय नहीं है महाराज। मैंने अपने कानों से सुना है, रूट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि सुबह होने से पहले काशी को राख कर देना है। महाराज ईश्वरी प्रसाद के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। समय वाकई कम था, क्योंकि रूट की सेना अब बस आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने ही वाली थी। ये तो गंभीर बात है, लेकिन अब इतना समय नहीं है। अपनी सेना को इकट्ठा करना संभव नहीं होगा। हमें खुद ही कुछ करना होगा। रोकना होगा उस पागल जनरल रूट को। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे? हम तैयार हैं, लेकिन महाराज, हम 3,000 का सामना कैसे करेंगे? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है ओमकार। आज से करीब 2-2.5 हजार साल पहले यहां से बहुत दूर पश्चिम में स्पार्टा नाम का एक देश हुआ करता था। वो बहादुर योद्धाओं का देश था, जहां बच्चा बच्चा तक अकेले 10 का सामना कर सकता था। एक दिन उस देश पर फारस का राजा ज़र्क्सस ने हमला कर दिया। ज़र्क्सस की सेना में हजारों लाखों सैनिक और स्पार्टा के पास बस कुछ हजार। लेकिन उनके राजा लियोनाइड्स ने हथियार नहीं डाले। बस 300 बहादुर योद्धाओं को लेकर उसने ज़र्क्सस की सेना से युद्ध किया। वो 300 अगर लाख को हरा सकते हैं तो हम 3 रूट के 1000 क्यों नहीं? और वैसे भी काशी की गलियों में लड़ना इतना आसान नहीं होगा। चलो मेरे साथ। ओमकार और फ्रांसिस ने एक दूसरे की ओर देखा। उधर महाराजा ईश्वरी प्रसाद ने अपना नकाब वापस पहन लिया था। दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और महाराजा ईश्वरी प्रसाद के साथ चल पड़े। लेकिन महाराज, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। चिंता मत करो, काशी की गलियों में तुम्हें बहुत हथियार मिल जाएंगे। महाराजा ईश्वरी प्रसाद के साथ साथ ओमकार और फ्रांसिस काशी के आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि रूट की सेना गलियों की उस भूल भुलैया के पास पहुंच चुकी थी। अपने सामने देखो, यही है काशी। यही कहीं छुपा है वो हिंदुस्तानी रेबल
एक एक घर को सर्च करो। जो रेजिस्ट करे उसको मार दो, जो रेजिस्ट ना करे उसको भी मार दो। आग लगा दो, टेम्पल्स की बेल्स तोड़ दो। आई वॉन्ट दिस सिटी डेड बाय सनराइज। रात के सन्नाटे में रूट की आवाज और भी भयानक सुनाई दे रही थी। काशी के लोग इस बात से अनजान थे कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, सिवाय उन अघोरी साधुओं के जिनका अनुष्ठान जारी था। उत्तिष्ठ मृत्यो त्वमदीर्घ दृष्टे अमृतम चिरजीविनम नमस्कुरु यस्य आदेशे भुवनं प्रवर्तते तम प्रणम्यात्मनः नियमं त्वं वृणु। काशी का विनाश तय था। महाराजा ईश्वरी प्रसाद फ्रांसिस और ओमकार के साथ काशी के गलियों की तरफ तेजी से बढ़ते आ रहे थे और उधर रूट के सैनिक काशी की गलियों में फैलना शुरू कर चुके थे। 3 लोग 1000 सैनिकों को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन महाराजा ईश्वरी प्रसाद को यह नहीं पता था कि उन तीनों के अलावा कोई ऐसा भी काशी में आ चुका था जो शायद अकेला ही इस युद्ध को पलट सकता था। भैया, काशी तो आ गया, लेकिन इतने बड़े नगर में हम अनीता मैडम को कैसे ढूंढेंगे? आप और मैं दोनों मिलकर कैसे कर पाएंगे यह काम? रामदास की बात सुनकर ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्यान से काशी के आसमान को देख रहा था और फिर उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठा लिया। उसके ऐसा करते ही आंधियां तेज हो गई और आसमान चीखने लगा। काशी के लोगों ने शायद ही कभी एक साथ इतने चमगादड़ देखे होंगे जितने इस समय काशी के आसमान में थे। ड्रैकुला के पास अनेकों आंखें हैं और आज हर आंख एक ही इंसान को ढूंढेगी। जाओ मेरे वफादारों, पूरे काशी में फैल जाओ। एक एक घर, एक एक मंदिर, हर एक जगह देखो जहां कहीं भी किसी इंसान की सांसों की आवाज महसूस हो, वहां ढूंढो और बताओ मुझे कि अनीता कहां है। और अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो उसकी आंखें नोच लो, मगर लौटना तभी जब अनीता का पता चल जाए। जाओ। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी काशी की गलियों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पूरे आसमान में चमगादड़ ही चमगादड़ नजर आ रहे थे और हर वो इंसान जो जाग रहा था इस नजारे को देखकर हैरान था, सिवाय जनरल रूट के। तो वो आ ही गया। लगता है उसे मेरे आने की न्यूज मिल गई है। वो क्या सोचता है that he can scare me? आज मैं तुमको पकड़ के रहूंगा काउंट ड्रैकुला और मास्टर के सामने प्रेजेंट करूंगा और फिर मास्टर मुझे भी इमॉर्टल कर देंगे। आसमान में उड़ते उन हजारों चमगादड़ों को देखकर रूट खुश था, पर अघोरनाथ के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। ये चमगादड़, ये तो अब शगुन की निशानी है और इन मनहूस परिंदों के आने का मतलब है कि वो इस देवी को ढूंढते हुए काशी आ चुका है। उम्मीद है पदम सिंह उसको रोक कर रखेगा, क्योंकि अनुष्ठान किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता है। अघोरनाथ की उम्मीद पदम सिंह पर टिकी थी, जो इस नजारे को देखकर नफरत से भर चुका था। ड्रैकुला, तू काशी तो आ गया है, लेकिन वापस नहीं जाएगा। गंगा माँ के किनारे मणिकर्णिका घाट पर तेरी चिता जलाऊंगा मैं। महामहिम बल्लौर की मौत का बदला लूंगा मैं। तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं। काशी में महासंग्राम होने वाला था और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते महाराज ईश्वरी प्रसाद आसमान में उड़ते हुए चमगादड़ों को देखकर अचानक रुक गए थे। अचानक आसमान में ये चमगादड़ कहां से आ गए? Bats, so many of them. इसका मतलब साफ है पादरी, वो काशी आ चुका है। कौन काशी आ चुका है? The devil himself. मौत का दूसरा नाम। The immortal, the indestructible. ड्रैकुला। काशी के लोगों के लिए वो रात एक लंबी रात होने वाली थी। रूट के सैनिक काशी की गलियों में फैल रहे थे। उन्हें इंतजार था रूट के सिग्नल का, ताकि वो अपनी तबाही शुरू कर सके। अब तक मेरे सोल्जर्स पूरे काशी में स्प्रेड आउट हो चुके होंगे। I think it is time to give the signal. Prepare the cannon. रूट के आदेश पर एक बड़ी सी टॉप को लाया गया। उसका मुंह सामने के मकानों की तरफ था। रूट काशी को तबाह करने जा रहा था। Fire! सिग्नल मिल चुका था और रूट के सैनिक अपने काम पर लग गए थे।
रूट के सैनिक एक एक करके हर घर की तलाशी ले रहे थे। वो काशी के लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाल रहे थे। इन सबको एक लाइन में लगाओ। It will be more fun to kill them all at once. काशी के लोग किसी जानवर की तरह घसीटे जा रहे थे। जनरल रूट के सैनिक उन्हें लात घूंसों से मार रहे थे। हर एक से एक ही सवाल किया जा रहा था जो रूट ने उन्हें सिखाया था। सच सच बता दो कि वो इंडियन रेबल लीडर किधर है? क्या बोलते हैं उसको? क्रांतिकारी। लेकिन काशी के लोग इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो भला क्या जवाब देते? Good for nothing. Guns ready करो। शूटिंग प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। उन बेचारों को बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी हवा में एक चाकू उड़ता हुआ आया और गन ताने हुए एक सैनिक के गले में घुस गया। What the hell? ये अटैक किसने किया? जाओ तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। मददगार आ चुका था। महाराज ईश्वरी प्रसाद, ओमकार और फ्रांसिस वहां पहुंच चुके थे। महाराज ईश्वरी प्रसाद रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके एक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। रात का ये समय और काशी की पतली पतली गलियां, ये हमारे लिए एडवांटेज का काम करेंगी। रूट के सैनिक कहीं पर भी एक साथ बहुत तादाद में नहीं मिलेंगे। बस हमें उसी बात का फायदा उठाना है। लेकिन महाराज, हथियार? अपने आसपास देखो। लोगों के घरों के अंदर चाकू और खंजर मिल जाएंगे। बाकी छतों पर त्रिशूल लगे हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलो इन अंग्रेजों को बताया जाए कि काशी को जीतना क्यों आसान नहीं है। बोलते बोलते महाराज ईश्वरी ने अपने आसपास देखा। एक मंदिर के दरवाजे पर पेड़ के चारों तरफ त्रिशूल गड़े हुए थे। अगले ही पल उन्होंने एक त्रिशूल उखाड़ लिया और अपने पास आ रहे अंग्रेज सैनिक के पेट में उतार दिया। लेकिन मुकाबला अभी भी रूट के फेवर में था, क्योंकि उसके पास 1000 सैनिक थे। पर यह मुकाबला अब पलटने वाला था, क्योंकि ड्रैकुला भी अब उन गलियों में एंट्री ले चुका था। There is someone in the Delhi. शायद वो वही रेबेल है। Let's capture him. एक सैनिक को ड्रैकुला दिखाई दिया था। वो तुरंत अपने एक साथी के साथ उसकी तरफ बढ़ा। Stop! वहीं रुक जाओ। कुछ समझ पाने से पहले ही उस सैनिक का दिल उसके जिस्म से बाहर आ चुका था और ये देखकर दूसरे सैनिक के होश उड़ गए। Holy hell! ये क्या है? This is no rebel. ये तो कोई मॉन्स्टर है। I'm not fighting this. Help! Help! Monster! Monster! वो सैनिक वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके चिल्ला चिल्ला के भागने से ये बात फैलने लगी कि काशी में कोई राक्षस आ गया है। उधर ड्रैकुला इस सब पर ध्यान दिए बिना अनीता को ढूंढने में लगा था। इधर ड्रैकुला काशी की गलियां छान रहा था और उधर फ्रांसिस और ओमकार महाराज ईश्वरी प्रसाद की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सामने 4 अंग्रेज हैं। 2 को मैं देखता हूँ, 2 को तुम देखना। सही है पादरी? ठीक है। पता नहीं है महाराज ऑफ काशी कैसे इतना इजीली फाइट कर रहा है। मुझे तो ये स्पीड्स कंफ्यूज कर रही है। ओमकार के इशारा करते ही फ्रांसिस ने एक ब्रिटिश सोल्जर पर जंप लगा दी। उधर ओमकार ने अंधेरे से निकलते हुए अपने हाथ में पकड़े चाकू से एक सोल्जर का गला काट दिया। इतनी देर में फ्रांसिस ने न केवल अपने पहले शिकार का कंधा तोड़ दिया था, बल्कि तेजी से मूव करते हुए दूसरे के पेट में अपना चाकू घुसा दिया था। लेकिन ओमकार थोड़ा लेट हो गया था। इससे पहले कि वो उठ पाता, उसने अपने आप को चौथे सोल्जर के निशाने पर पाया। फ्रांसिस भी थोड़ी दूर पर था, इसलिए वो ओमकार को बचाने की पोजीशन में नहीं था। अब ओमकार का मरना तय था। ब्लडी इंडियन! तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फ्रांसिस हैरान रह गया। उस ब्रिटिश सोल्जर को एक सफेद बैल ने इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ पास के एक घर की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। ओह माय गॉड, ये काऊ किधर से आई? ओमकार चुपचाप उस बैल को देख रहा था। उसने सर झुकाकर उसको प्रणाम किया और बैल ने भी सिर हिलाकर मानो उसके नमस्कार का जवाब दिया। ओमकार, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हो सकता। महादेव है ना मेरे रक्षा के लिए। बट वो व्हाइट काऊ अचानक कहां से आ गई? काऊ नहीं पादरी,
वो कोई और था। मतलब? कुछ नहीं, ये लो, इन अंग्रेजों के हथियार को पकड़ लो, ये हमारे काम आएंगे। अभी बहुत दुश्मन बाकी है। ओमकार और फ्रांसिस आगे बढ़ गए। दुश्मन सच में बहुत ज्यादा संख्या में थे और उन्हें रोकने में जितना समय लग रहा था उतना ही काशी की जनता के लिए खतरा बढ़ रहा था। उधर ड्रैकुला भी ब्रिटिश सोल्जर्स को एक एक करके फाड़ रहा था। रूट के सैनिकों को खबर मिल चुकी थी कि जिस इंडियन रिबेल को वो ढूंढ रहे हैं वो बाहर आ चुका था और इस धोखे में वो अपनी मौत के मुंह में दौड़कर जा रहे थे। महाराज ईश्वरी एक बार फिर ओमकार और फ्रांसिस से टकरा चुके थे। मैंने अब तक 3 दर्जन दुश्मनों को ढेर कर दिया है, लेकिन इस गति से हम लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और तभी उनके कानों में दौड़ते कदमों की आवाज पड़ी। लगता है सैनिक इधर आ रहे हैं, जल्दी उस गली में चलो। तीनों एक दूसरी गली में भागे। भागते भागते उन्हें एक अंग्रेज कॉर्पोरल की आवाज सुनाई दी। 3 दुश्मन है, वो इधर गया है। मूव केयरफुली, उनको ट्रैप करना है। रूट का सैनिक उनके पीछे पड़ चुका था और धीरे धीरे उन तीनों के बचने के रास्ते छोटे होते जा रहे थे। जगह जगह पर इन तीनों का सामना सैनिकों से हो रहा था और अब गुरिल्ला युद्ध संभव नहीं था। उधर ड्रैकुला तेजी से रूट की ताकत को कम कर रहा था। वो जिस गली से गुजरता था वहां रूट की सैनिकों की कटी फटी लाशें ही दिखाई देती थी। ये क्या है? इसमें तो बुलेट भी यूजलेस है। What has General got us into? No, no, don't come near me. Don't come near me. ड्रैकुला की वो दहाड़ पूरे काशी को हिला गई। There he is! सबको सिग्नल भेजो! Fire the damn cannon! वो उधर ही है! Aim the cannon! और उसी डायरेक्शन में फायर करो। Let everyone know कि वो वहाँ है and prepare the elite unit now! वो पास में ही है। पदम सिंह कहाँ है? पदम सिंह कहाँ है? पदम सिंह उसी तरफ बढ़ रहा था जिधर से यह आवाज आई थी। उधर फ्रांसिस अचानक भागते भागते रुक गया था। क्या हुआ पादरी, रुक क्यों गए? वह उस तरफ है ओमकार, मुझे जाना होगा। I have to go. दोनों रुक क्यों गए? जल्दी चलो। पादरी, इस समय ड्रैकुला जरूरी नहीं है, इस समय काशी के लोग जरूरी है। हमें उनको बचाना है। But पादरी, ये सोचने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। अचानक ओमकार रुक गया। उसने पलट कर देखा तो महाराज भी उल्टे पैर पीछे आ रहे थे। वो तीनों जहां थे वहां से 3 गलियां जाती थी, लेकिन तीनों पर चलते हुए अंग्रेज सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर ड्रैकुला अभी भी रूट के सैनिकों को फाड़ने और मारने में लगा था। तभी अचानक वो रुक गया। उसे किसी जाने पहचाने व्यक्ति के आने का एहसास हो रहा था। कैसे हो काउंट? रूट अभी भी जंग में खुद नहीं उतरा था। महाराज ईश्वरी प्रसाद, ओमकार और फ्रांसिस घिर चुके थे। उनकी मौत लगभग निश्चित थी और ड्रैकुला वो इस समय एक पुराने दुश्मन के सामने खड़ा था। काशी का युद्ध और भी ज्यादा खूनी होने जा रहा था।